और आइए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की खबरें। दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे बागेश्वर की खबर, जहां की कपकोट में बारिश मुसीबत बन गई है। यहां रातीकेटी गांव में बारिश के बाद कई घरों में मलबा घुस गया है। 3 घरों को भारी नुकसान पहुंच रहा है, जो जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही बोर बलड़ा गांव में तेज बारिश के बाद भी नुकसान हुआ है। कपकोट में 12 सड़कें जो है वो मलबे से दबी हुई हैं और यहाँ से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रखी है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल जो है बोरबड़ा में स्पोक समुद्र से बोरबड़ा मोटर मार के निर्माण में बना था, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। ऊपर से मलबा गिरा है, नीचे से नदी ने समुद्र ने रोक काट दी है। और 4 तारीख जुलाई से जो है स्कूल में कोई आने जाने का रास्ता दूसरा है भी नहीं, पैदल मार्ग भी वही था और जहाँ से गाड़ी की रूट कटी है। और बच्चे बहुत परेशान है और गार्जियन भी परेशान है लगातार। तो देखिए, मानसून की मार आप कह सकते हैं। बागेश्वर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप। कई सड़कें हैं, जानकारी मिल रही है कि 12 सड़कें बंद हैं, जहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो रखी है। मौसम इस समय भी खराब है, लगातार बारिश हो रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसका मलबा जो है हम लोगों के घरों में घुस रहा है। जो निचले इलाके हैं आप कह सकते हैं, इन पहाड़ों के नीचे बसे जो घर हैं उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक से ही पहाड़ से मलबा आ रहा है और पीछे पीछे तो आपने देखा था कि घर पूरी तरह से मलबे के नीचे समा गए थे। कई लोगों की जान भी गई है, जनहानि बड़ी संख्या में हो रही है। ये तस्वीरें फिलहाल आपके सामने कपकोट की है, बागेश्वर की कपकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारी सहयोगी इस पर और जानकारी देंगी, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि राहत नहीं है मानसून से। मौसम की बार इसी तरह से कुछ और दिन भी पड़ने वाली है। लगातार बारिश जारी रहेगी और जाहिर तौर पर बारिश अगर जारी रहती है तो नुकसान यहाँ पर लोगों को देखना पड़ेगा। तेज बारिश की वजह से सारे काम जो है लोगों के वो रुक जा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग अपने ऑफिस दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर काम नहीं कर पा रही हैं, मवेशियों को चराने नहीं ले जाया जा पा रहा है। कई दिक्कतें हैं जो इस समय लोगों को देखनी पड़ रही है। वो तो अच्छा हुआ कि और आइए अभी की अपडेट लेंगे हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा से, जो बागेश्वर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। सुष्मिता, कैसा है मौसम इस समय? जी देखिए, बागेश्वर देर रात से बारिश हो रही है। उसके बाद अभी कुछ कहीं कहीं हिस्सों पे बारिश रुकी हुई है। अब बारिश सबसे ज्यादा इस टाइम पे कपकोट पे हो रही है। वहीं से कई तरह की सूचनाएं सामने आ रही है, जैसे वहाँ के जो दुर्गम क्षेत्र है, कल की उस घटना है उसमें रातीकेटी में कई मकानों के ऊपर भूस्खलन आ गया। उसके बाद लैंडस्लाइड से 2 से 3 मकान पूरी तरीके से मलबे में दब गए। उसके बाद 2-3 मकानों में अन्य दरारें भी आई हैं, जिसके प्रशासन मौके के लिए पहुंचा हुआ है। और उस जो 2-3 गांव उसके आसपास पड़ते हैं, वो तीनों गांव बागेश्वर से कट गए हैं क्योंकि रोड वहां पे ब्लॉक हो गई। और इसी प्रकार बात करें मिखिला खलपट्टा की, ये बागेश्वर का एक दुर्गम क्षेत्र है और उस क्षेत्र में भी 20 से 22 दिनों से उस क्षेत्र में लाइट नहीं है, जिसके कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि कपकोट क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ रही है। बोरबड़ा क्षेत्र में स्कूल में बच्चे जा नहीं पा रहे हैं। 4 जुलाई से वहां रोड बंद हो गई थी, तब उसी के कारण बच्चे आसपास प्राइमरी स्कूल नहीं जा पा रहे, जिससे कई तरह की समस्याएं सामने आ रही है। ठीक है सुष्मिता थापा, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी सहयोगी जानकारी दे रही है कि किस तरह से समस्याएं लोगों के सामने बहुत ज्यादा आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की टीम भी लोगों से उनका हालचाल और उनको सुरक्षा देने के लिए पहुंच रही है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं पिथौरागढ़ का हाल। देखिए, पिथौरागढ़ आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील जिलों में शुमार है। यहाँ हर साल आसमानी आफत से कई आशियाने पूरी तरह से जमींदोज हो जाते हैं। प्रकृति के तांडव में अपना सब कुछ गंवा चुके प्रभावितों को सरकार से मदद तो मिल रही है, बावजूद इसके सैकड़ों परिवारों को आज भी सिर छुपाने के लिए छत की दरकार है। देखिए रिपोर्ट। बॉर्डर जिले पिथौरागढ़ के लिए शायद ही कोई बरसात हो जिसने लोगों को दर्द ना दिया हो। कभी यहाँ आसमानी आफत लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ती है, तो कभी बारिश का कहर आशियानों को जमींदोज कर देता है। बीते सालों में प्रकृति के तांडव ने यहाँ सैकड़ों परिवारों के आशियाने तबाह किए हैं। अपना सब कुछ लुटा चुके लोगों को सरकारी मदद भी मिली है।
यहाँ आपदा प्रभावितों के लिए कुल 77 प्रस्ताव मिले, जिनमें से 55 प्रस्ताव पास भी हो गए हैं और पास हो चुके प्रस्तावों के बाद प्रशासन ने 477 परिवारों के आश्रयों को फिर से बसाने में मदद की है। 19 प्रस्ताव पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन 19 प्रस्ताव में 8 प्रस्ताव हम लोग को यहाँ जिला स्तर पर मिल गए, जिनकी जांच की जा रही है। बाकी 11 प्रस्ताव तहसील स्तर से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनमें अग्रिम कार्रवाई के लिए तहसीलदारों को निर्देशित कर दिया गया। भले ही कई प्रभावितों के आश्रय फिर से खड़े हो गए हों, लेकिन अभी भी सैकड़ों परिवारों को मदद की दरकार है। हालात ये कि 8 गांव के 69 प्रस्ताव तो मुख्यालय तक पहुंच गए हैं, लेकिन मदद नहीं मिल पाई। प्रस्ताव के मुताबिक 8 गांवों को विस्थापन की तत्काल जरूरत है, जबकि 11 गांवों के प्रस्ताव अभी तक तैयार ही नहीं हुए। इनमें सबसे ज्यादा 7 गांव धारचूला और 2 गांव तेजम और मुनस्यारी तहसील के हैं। कुछ जगह प्रॉब्लम आती है जहाँ जमीन ना होने की वजह से विस्थापन में थोड़ा डिले होता है। इसके लिए हम लोग यहाँ से तहसील के माध्यम से और एसडीएम के माध्यम से जमीन का चयन करके उनको वहाँ पर विस्थापित करते हैं। नियमों के मुताबिक प्रभावितों को सिर्फ 6 महीने तक ही राहत शिविरों में रखा जा सकता है। ऐसे में तय है कि जिन प्रभावितों को 6 महीने के बाद भी मदद मिल नहीं पाई है, उनके लिए दर बदर की ठोकरें खाना नियति बन गई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पर्यावरण और विकास का संतुलन है। उत्तराखंड ने सकल पर्यावरण उत्पाद का इंडेक्स तैयार किया है और ये शुरुआत उत्तराखंड ने की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन विकास में किस तरह बेहद जरूरी है और पर्यावरण को बचाना जरूरी है। सकल पर्यावरण उत्पाद से इसका पता चलेगा। ये प्रयोग उत्तराखंड ने किया है और इसे लॉन्च किया है सीएम धामी ने कहा है कि वो जल्दी ही नीति आयोग और मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव के लिए दिल्ली जाएंगे, तो ये कहेंगे कि उत्तराखंड को योजनाओं का लाभ फ्लोटिंग पॉपुलेशन के आधार पर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आबादी 1.25 करोड़ है, लेकिन हर साल यात्रा, कांवड़ और टूरिस्ट मिलाकर करीब 8 करोड़ लोग यहाँ आते हैं, जो यहाँ संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए उत्तराखंड का ज्यादा से ज्यादा फंड पाने का हक है। उत्तराखंड को ज्यादा फंड दिया जाना चाहिए। पूरे देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर उत्तराखंड पहला राज्य ऐसा बना है जहां पर जीपी यानी कि सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि जीपी इंडेक्स, इसको आज जो है लॉन्च किया गया, आज इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर पर हल्ला मचा हुआ है। अब ये मचा हल्ला बमुश्किल थमा ही था। अब इस बीच हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए नींव डाल दी गई है। ये उस दिन हुआ जिस दिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर या बाहर किसी भी मंदिर के नाम या डिजाइन की कॉपी ना हो कहा। इसको लेकर कानून बनाने की बात कही गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल धर्म छाया हुआ है। तीर्थ पुरोहित, नेता, शंकराचार्य सबके अपने तर्क हैं। मामला केदारनाथ धाम से जुड़ा है, लिहाजा आस्था धर्म पर जो बहस छिड़ी है वो राजनीति पर आकर टिक गई है। गुरुवार को दक्षिण भारत के हैदराबाद में एक नई केदारनाथ धाम मंदिर की नींव रखी गई। ये ऐसे दिन हुआ जब देहरादून में धामी कैबिनेट ने 4 धाम समेत सभी प्रमुख मंदिरों के नाम, डिजाइन या इनके नाम पर बने ट्रस्ट की कॉपी ना कर सके, इसके लिए फैसला लिया। इसके लिए ठोस कानून बनाने की बात कही। दरअसल मामला सुर्खियों में तब आया जब पिछले हफ्ते दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन हुआ। मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली, हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर का ठीकरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर मढ़ रही है, तो कांग्रेस कहती है कि जांच करो। बन रहा है तेलंगाना में, संस्था का नाम है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। तो ये जांच का विषय है कि ये देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान कौन है और मंदिर का जिस मंदिर बना रहे हैं उसका नाम है केदारनाथ धाम मंदिर। तो ये तो हमारे हितों के साथ और हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है ही।
मैं गणेश गोयदाल से आग्रह करूंगा कि उनको तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। ये कौन सी बुद्धि है जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धाम शब्द का प्रयोग करते हुए उसको वैधानिक स्वरूप देने का जो काम किया है कि धाम के रूप पर कहीं धाम न बने, उसका समर्थन करना चाहिए। अगर उनको जांच की मांग करें दोनों सरकारों से करें, हम स्वागत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंदिर बनाने का नहीं बल्कि धाम शब्द इस्तेमाल पर आपत्ति है। सरकार कानून बना रही है जो इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाएगा। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि कानून बनाना एक बात है और उसको दूसरे राज्यों में लागू करवाना लगभग नामुमकिन। कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए, उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नामों पर। अब देखिए, मंदिर बनने पर एक अलग विषय है, लेकिन धामों के नाम से ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें। ऐसा कोई कानून ना देश में है और ना प्रदेश में है कि जो किसी को इस तरीके का मंदिर का बनाने से रोके। और अगर जो कैबिनेट में अगर ऐसा कोई प्रपोजल है जो मैंने भी सुना, तो उसमें आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल वही कानून बनाने की शक्ति है जहां तक उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन है। हालांकि मिलते जुलते नामों के साथ मंदिरों की कॉपी करना नई बात नहीं है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट और दक्षिण के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने तो मंदिर के नाम पर मिसयूज रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की धार में खालिस धार्मिक मामला राजनीति की आंच में पकड़ा है। लिहाजा ये जल्द ठंडा पड़ेगा कहना मुश्किल है। नैनीताल से वीरेंद्र के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तेलंगाना के हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर निर्माण का शिलान्यास कराने वाले देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान के अध्यक्ष जयपाल सिंह नयाल का बयान आया है सामने। नयाल साहब ने कहा है कि वो कोई विवाद नहीं चाहते हैं। संस्थान ने पहले केदारनाथ धाम शब्द दिया था, अब संस्थान केवल केदारनाथ मंदिर बना रहा है। भगवान केदारनाथ का केदारनाथ मंदिर बना रहे हैं हम लोग, दक्षिण केदारनाथ मंदिर। पहले हमने भी धाम लिखा था, उसको हमने निकाल दिया। अभी हमने भी केदारनाथ मंदिर लगाया है, क्योंकि धाम तो एक ही हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, और इसमें कोई विघ्न बाधा न आए। मेरा केदारनाथ के धाम से कोई भी विरोध नहीं है, वहाँ का उनका ही बालक हूँ, उन्हीं से आज्ञा लेके यहाँ मंदिर बना रहा हूँ, और इसमें कोई धाम नहीं लगेगा, ये आपसे निवेदन है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं होंगी। पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता तो टिहरी में राफ्टिंग और अन्य प्रतियोगिताएं हो सकती हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने इसे लेकर समीक्षा बैठक की है। उन्होंने कहा है कि तय समय तक सभी जरूरतें पूरी कर ली जाएं। माना जा रहा है कि अक्टूबर में उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन हो सकता है। बनाया गया है कि पिथौरागढ़ में हम लोग बॉक्सिंग कराएंगे, और हम लोग टिहरी में जो है या तो रिवर राफ्टिंग या कोई दूसरा गेम जो है वो हम लोग कराने का जो है निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों को जो कि अक्टूबर या नवंबर मिड के में होना है, तो उससे पहले जो अपेक्षित चीज़ें हैं वह कर ली जाए। गुरुवार को कांग्रेस नेता हरीश रावत हरिद्वार से बीजेपी के सांसद और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के यहां आम पार्टी में पहुंचे। इस बात की जानकारी हरीश रावत ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। त्रिवेंद्र रावत को थैंक यू भी कहा गया है। जिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को हरिद्वार में चुनावी हराया, उन्हीं को अपने हाथ से आम खिलाने की तस्वीरें भी सामने आई। कांग्रेस नेताओं को रास नहीं आ रही हैं ये तस्वीरें।
हरीश रावत के दो धुर विरोधी नेताओं ने इसे गलत बताया है। रणजीत रावत और हरक सिंह रावत का कहना है कि इससे कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। रणजीत रावत ने कहा है कि ये आम नहीं खास है, तो हरक सिंह ने कहा है कि इसी वजह से मेरे ऊपर ईडी और सीबीआई का एक्शन हुआ। निश्चित रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है। मैंने तो पहले भी कहा है, लोकसभा में भी चुनाव के बीच में जिस तरह से मोदी का गुणगान किया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए कहा गया कि वो जो है उनकी कार्यशैली कमजोर हो गई है, आलसी हो गए हैं। ये आम खाना आम बात नहीं है, कुछ खास बात। जो मेरे खिलाफ ईडी आई, सीबीआई आई, वो उसी इसी के तो देन है। ये ठीक है, राजनीति में संबंध अच्छे रहने चाहिए, लेकिन हम जानबूझकर कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराकर और कोई काम करे कार्यकर्ताओं को मनोबल गिराने के लिए, तो मैं सोचता हूँ अगर मैं भी करूं तो वो अच्छा नहीं है, कोई भी करे वो अच्छा नहीं है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को आम खिलाने पर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान आया है सामने। हरीश रावत ने कहा है कि राजनीति में कड़वाहट बीजेपी फैलाती है, कांग्रेस नहीं। बीजेपी नेता के घर जाकर अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे अच्छा लगा। वहीं हरीश रावत ने कहा कि आम को खास बताने वाले हमारे सलाहकार रहे हैं, हमने उनकी सलाह का इस्तेमाल कर दिया होगा। तो हरक सिंह पर उन्होंने कहा है कि कई लोग विशेषज्ञ लोग हैं जो अपनी विशेषताएं बांटते फिरे। जो समझ रहे हो हमारे सलाहकार रहे, जो सलाह उन्होंने दी होगी हमने उसका प्रयोग कर दिया होगा। बाकी कई लोग विशेषज्ञ लोग हैं, वो अपनी विशेषताएं बांटते फिरे। यदि मेरे किसी भाजपाई के घर में जाने से वातावरण में एक अच्छी खुशबू आती है तो मैं अपने उसको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में आज कार्डियल कैथ लैब का उद्घाटन किया गया है। कार्डियक कैथ लैब, जिसका उद्घाटन करने के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राज्यपाल ने 6 करोड़ 35 लाख से बनी इस लैब का उद्घाटन किया है। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। राज्यपाल ने कहा है कि पहाड़ की स्वास्थ्य सेवा में कार्डियक कैथ लैब मील का पत्थर साबित हो। दिल के मरीजों को इससे बड़ी राहत मिलेगी, मदद मिलेगी। इस दौरान गवर्नर गुरमीत सिंह ने अनिल बलूनी की जमकर तारीफ की और कहा कि वो हर वक्त सिर्फ उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं। अनिल बलूनी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इनके दिल में, आत्मा में ब्रह्मांड का विश्वास है। ही इज ए ग्रेट बिलीवर इन डेस्टिनी। उनका पूरी दुनिया और पूरे भारत की न्यूट्रलिटी से है। अगर आपको, वो हर वक्त सोचते रहते हैं कि मैं कैसे मैक्स के साथ में, बाकी अपोलो हॉस्पिटल के साथ में मिलकर किस प्रकार, क्योंकि खुद वो कैंसर से वॉरियर की तरह निकल के आए हैं। खुद से जो उनका एक प्रभु से प्यार है, जो श्रद्धा है, जो उनका कार्यशाली और कार्य ढंग है, उनको ऐसा लगता है कि मैंने पूरी जिंदगी जो कमाया है अपने मेहनत से, जो मैंने नेटवर्क बनाया है, जिन लोगों को मैं जानता हूं, उनसे मैं उत्तराखंड के लिए क्या करवा लूं, हर वक्त वो सोचते रहते। उत्तरकाशी का लाल देश की सीमा पर लद्दाख में शहीद हो गया। शहीद श्रवण चौहान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव सरनौल लाया गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा। लद्दाख में तैनात शहीद श्रवण चौहान की अचानक से तबीयत खराब हो गई और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
चंडीगढ़ से एम्बुलेंस के जरिए उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। पूरे परिवार में इस समय मातम पसरा हुआ है। और ये फटाफट से आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। ऋषिकेश में आस्था पथ पर प्रेमचंद्र अग्रवाल के पौधारोपण करने के विरोध में कांग्रेसियों ने सिंचाई विभाग के बाहर प्रदर्शन किया। अल्मोड़ा बेस अस्पताल में सैलरी नहीं मिलने की मांग पर 123 कर्मचारी हड़ताल पर थे। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद 3 महीने का वेतन जारी कर दिया गया है। रामनगर में तस्करों ने प्रतिबंधित सागौन के 3 पेड़ काट दिए। वन कर्मचारियों ने तस्कर यहां फरार हो जाते हैं उनके पहुंचने से पहले ही। कुमाऊं में टीचर्स के तबादले शुरू हो गए हैं। पहले दिन 152 महिला शिक्षकों के ट्रांसफर हुए। पिथौरागढ़ के मैथिली गांव में आज तक भी रोड नहीं बन पाई है। नाराज ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस पहुंचकर रोड के लिए प्रदर्शन किया। कुशीनगर की नवीन अनाज मंडी में आपसी विवाद के बाद 2 पल्लेदारों को आड़ती के बेटे ने गोली मार दी और दोनों को गंभीर हालत में हल्द्वानी रेफर किया गया। रुद्रप्रयाग के चौंथला गांव में 70 साल की महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। चमोली में पिछले साल हुए करंट हादसे में मारे गए 16 लोगों की पुण्यतिथि पर गोपेश्वर में कैंडल मार्च निकाला गया। हरिद्वार में कोरोना काल के दौरान दी गई गाड़ियों का भुगतान जल्द से जल्द करने की मांग की। और बागेश्वर के कपकोट में बारिश के बाद 2 घरों में मलबा आ गया है। 4 अन्य मकान भी हल्के क्षतिग्रस्त हुए हैं।